Good morning students, I am again here with the next video and the topic of today's video is color in coordination compounds. In last class we have completed crystal field theory. ठीक है, लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट किया था अपन ने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब आगे जाएंगे अपन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो कलर्ड होते हैं. ठीक है, दे शो कलर. ठीक है, कलर क्यों शो करते हैं वो? द मेन रीजन इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन. किसकी वजह से कलर शो करते हैं वो? ड्यू टू डी ट्रांजिशन. डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होती है दैट विल स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल्स. वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाती है, लोअर T2G एंड हायर EG. पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में. गॉट इट? ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है कि वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है कलर शो करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा D1 to D9. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर D1 से D9 होगा देन ओनली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन. एक जगह से दूसरी जगह की स्पेस होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. तो D1 to D9 जो है यही कॉम्प्लेक्सेस जो है कलर शो करेंगे. बाकी अपन देखें जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सब के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलरलेस होते हैं. क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो. +2 में भी इसमें 3d10 होता है और फुली फिल्ड डी होता है यहाँ पे. तो फुली फिल्ड डी होने की वजह से इनमें डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, तो डी जो कलर कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? D1 to D9. गॉट इट? तो सबसे पहले कलर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा. उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और D1 से D9 तक के बीच में उसका कॉन्फिगरेशन होना चाहिए सो दैट दिस डी ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस. गॉट इट? नेक्स्ट इज, अपने को सबको पता है कि किसी भी जो एलिमेंट कंपाउंड का कलर ऑब्जर्वेशन कब आता है अपने पास में? जबकि उसके ऊपर एक विजिबल लाइट जो अपन देखते हैं, विजिबल लाइट का रेंज क्या होता है अपने पास में? दैट इज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम. जब वो इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इस वेवलेंथ का जो रेंज है इसमें से किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, देन ओनली इट कैन शो कलर. अगर उसने IR UV जो रेंज है उसमें से कुछ एब्जॉर्ब किया तो वो कलर शो नहीं करेगा. कलर शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि वो विजिबल रेंज के किसी रेडिएशन की वेवलेंथ को उसको एब्जॉर्ब करना होना चाहिए. ठीक है, अगर ये वाली रेडिएशन छोड़ के उसने IR और UV को एब्जॉर्ब किया है तो इट विल नॉट शो कलर. तो एसेंशियल कंडीशन इज D1 to D9 होना चाहिए. उसमें इस वेवलेंथ में से किसी वेवलेंथ के रेडिएशन को, इस जो रेंज की वेवलेंथ की किसी रेडिएशन को उसका एब्जॉर्ब करना होना चाहिए. गॉट इट? नेक्स्ट इज, अपन देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है? वो जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो नहीं. ठीक है, अपन मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, विजिबल रेंज में से वो कुछ फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करता है, बाकी को रिफ्लेक्ट करता है. तो जो उसने एब्जॉर्ब किया उसको छोड़कर जो बचा हुआ कलर है उसका सम टोटल कलर जो है उसको दिखाई देगा. सो व्हाट इज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट? द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉट द एब्जॉर्ब्ड लाइट. एब्जॉर्ब्ड लाइट नहीं होगा उसका कलर. जो उसने एब्जॉर्ब करने के बाद में जो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है उसका कलर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर होता है. और इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, जो उसने एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसको दिखाई देता है. एब्जॉर्ब करने के बाद में जो रेस्ट उसका बच गया है उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो सम टोटल या वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो एज अ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है. तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होगा? फॉर एग्जांपल अपने पास में कॉन्फिगरेशन है D1. ठीक है, कॉन्फिगरेशन क्या है अपने पास में? D1. अब D1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. गॉट इट? अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी तो इस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया. लाइट एब्जॉर्ब करके वो कहां चला गया? इलेक्ट्रॉन या. ठीक है, अब विजिबल रेंज में से एक फ्रैक्शन को इसने एब्जॉर्ब किया और ऊपर चला गया और बाकी का जो लाइट था विजिबल रेंज का इसने रिफ्लेक्ट कर दिया. तो वो कलर, रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर अपने को दिखाई देगा, एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर नहीं दिखाई देगा. द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज द color of light which is reflected, not absorbed.
तो वो अपने को कलर दिखाई देगा। तो वो कलर कब हुआ? क्योंकि कुछ लाइट का फ्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और इट गेट ट्रांजिस्टेड टू हायर एनर्जी लेवल। तो उसका जो ट्रांजिशन है वो कहां से कहां हुआ? T2G से EG में हुआ। तो इसको अपन कहेंगे DD ट्रांजिशन। जो कलर होता है कॉम्प्लेक्सेस में वो कैसे होता है? DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज अपन देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है? मेटल एटम के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिगेंड जो है वो भी कलर को डिसाइड करता है। लिगेंड कैसे डिसाइड करता है? बिकॉज ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो गैप है, दैट इज डिसाइडेड बाय लिगेंड ओनली। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप जो है वो ज्यादा हो जाएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो द स्प्लिटिंग विल बी मोर। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो द कलर ऑफ coordination compounds is due to DD transition, but the color depends upon central metal ion as well as ligand। दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सेंट्रल मेटल आयन पे भी डिपेंड करेगा और लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा। सेंट्रल मेटल आयन पे कैसे डिपेंड करेगा? कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? D1 to D9। नेक्स्ट लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा? कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है लाइट, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस गैप, एंड दिस गैप इज डिसाइडेड बाय द लिगेंड। कितना गैप होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है देन दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई, तो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वीक लिगेंड है तो इट विल बी लेस। ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा कलर शो करता है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी कलर शो करता है तो किस बेसिस पे करता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। ठीक है। तो इसके लिए अपने पास में एक ट्रिक है, अपन याद कर लें इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको ये ड्रॉ कर दिया, विबग्योर। आपको पता है अपनी व्हाइट लाइट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ये होते हैं विबग्योर। ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से लिख दिया। ठीक है। अगर आपके ऑब्जेक्ट ने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो वो आपको ग्रीन दिखेगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। उसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया है तो वो आपको ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया है तो वो आपको ब्लू दिखेगा। तो दिस इज द ट्रिक बाय व्हिच यू कैन रिमेंबर इट, कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है और कौन सा उसको दिखाई दे रहा है। तो विबग्योर इस तरह से लिख लिया क्योंकि यही है विजिबल रेंज में, यही कलर्स है अपने पास में, तो इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे। वायलेट, इंडिगो का क्या हो जाएगा? येलो, ब्लू का क्या हो जाएगा? ऑरेंज, रेड का क्या हो जाएगा? ग्रीन, ग्रीन का क्या हो जाएगा? रेड। इस बेसिस पे आप याद कर लीजिए, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। अगर रेड एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन उसको दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट अपने को। अगर उसने येलो जो ब्लू एब्जॉर्ब किया उसने तो वो अपने को ऑरेंज दिखाई देगा। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो अपने को याद करने में इजी करते हैं। गॉट इट? समझ आया सबको? सो दिस इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये जो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं तो इसको मैंने एक ही वीडियो में कंसीडर कर लिया है, और ये राजस्थान बोर्ड वालों के लिए लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। सीबीएसई वालों के लिए मुझे एक वीडियो और बनाना होगा क्योंकि उसमें दो टॉपिक्स जो है छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, दैट इज वर्नर्स थ्योरी एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है। आरबीएससी के लिए लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। Stability of coordination compounds। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है अपने पास में? देखिए, अब अपने पास में कोई भी अपन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, M प्लस NL गिव्स MLN, या 4 कर लिया अपन इसको इजी करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, तो ML4 ये मैंने बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को यहां पे अपन क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी बोलेंगे। कि जिस वी कैन से जो लिगेंड एंड मेटल यूनाइट विद ईच अदर
बाय अ बॉन्ड बिटवीन देम एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन हो रहा है इनमें, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है दैट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। अगर मैं इसको रिवर्स लिख दूं, Ml4 gives M plus 4L, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। और यहाँ पे अपन इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है इनके बीच में, तो मैं इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखूं, मान लीजिए we take it as बीटा, बीटा लिया मैंने इसको, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ml4 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है हमेशा इक्विलिब्रियम में, तो Ml4 अपॉन concentration of M into concentration of L raised to the power 4. Got it? ठीक है, तो अपन ने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, यानी स्टेबिलिटी मिल रही है कॉम्प्लेक्स को। अब इसको अपन ने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख लिया, इक्विलिब्रियम है, तो अपन ने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना, इसको अज्यूम किया बीटा, तो बीटा को लिख लिया। हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इस तरह से मेंशन कर लिया Ml4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M L raised to the power 4। ये आपको लिखना आता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 11। ठीक है, अब ये अपोजिट क्या है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो मैंने इसको मान लिया बीटा डैश, तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M L raised to the power 4 upon Ml4 की कंसंट्रेशन। सो वी कैन से बीटा डैश इज 1 अपॉन बीटा। तो अपन कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा स्टेबिलिटी कांस्टेंट और एसोसिएशन कांस्टेंट के रिवर्स होगा। गॉट इट? ठीक है, अब अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की ही, ये अपन को समझना था। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट अपन ने समझ लिया, आप किसी रिएक्शन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं प्रॉपर लिख लूं, यहाँ 4NH3 लिख लूं, तो यहाँ CuNH3 4+2 इस तरह से लिख सकते हो, Cu+2 इस तरह से आपको। आई एम टेकिंग जनरल एग्जांपल, M और L लिख करके कर रही हूं मैं, आप मेटल लेके भी इसको कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, अब ये तो क्या है, फर्स्ट जो मैंने लिया, दिस इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मैंने पूरा रिएक्शन सारे के सारे 4 लिगेंड्स एक बार में ही मेटल के साथ में कनेक्टेड कर दिए। अब अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैसे? सबसे पहले मेटल जो है वो एक लिगेंड के साथ में रिएक्शन करके Ml बनाता है, फिर Ml वापस से L के साथ में रिएक्शन करके Ml2 बनाता है, फिर Ml2 वापस से L के साथ में रिएक्शन करके Ml3 बनाता है, फिर Ml3 वापस से L के साथ में रिएक्शन करके Ml4 बनाता है। स्टेप बाय स्टेप अपन सबके लिए कांस्टेंट्स लिखते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन है, तो मैं इसको मानूं K1, इसको K2, इसके K3, इसका K4। तो K1 लिखा तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। K2 क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू L। K3 क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M। K4 क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेकंड स्टेप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर थर्ड स्टेप एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फोर्थ स्टेप। ठीक है, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। गॉट इट? अब अपन कहेंगे कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हमेशा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। गॉट इट? ये अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, अब अपन देखें कि अपनी जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स की, वो कौन कौन से और फैक्टर पे डिपेंड करती है, कौन कौन से और फैक्टर्स जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। और फिर बीटा की वैल्यू जितना हाई होगी उतना ही स्टेबिलिटी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की। तो बीटा की वैल्यू पे अपन उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज हाई देन इट इज मोर स्टेबल। गॉट इट? चलिए, नाउ stability of complex is decided by 3 main factors, we can say। किसकी चीज पे डिपेंड करती है? तो देखिए अपने कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उस पे कैसे डिपेंड करेगी,
दूसरा क्या था, लिगेंड, उस पे कैसे डिपेंड करेगी, और एक मैंने आपको स्पेशल बताया था चिल्लेट इफेक्ट, वो आपको देखना है चिल्लेट इफेक्ट। ये 3 मेन जो फैक्टर्स हैं वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम और आयन में अपन बात करेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, वो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो चार्ज हाई होगा मेटल एटम का, चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर साइज स्मॉल होती है तो भी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मान लीजिए आप किसी कॉम्प्लेक्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिस कॉम्प्लेक्स में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेंट्रल मेटल एटम की। जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का साइज छोटा होगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे चार्ज की अपन कंपैरिजन करें, अपने पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, CN6-4 और FeCN6-3। यहाँ पे आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यहाँ पे क्या है, +3। तो दिस वन इज मोर स्टेबल, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन किस तरह से स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो अगर दो मेटल आयंस, दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में अपने को कंपैरिजन करना है, तो अगर मेटल एटम आयन के ऊपर चार्ज हाई है तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। और अपन कहें कि मेटल एटम आयन की साइज अगर छोटी है तो भी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो वी कैन से चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। गॉट इट? चलिए जी, नेक्स्ट लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा। लिगेंड पे अपन देखेंगे कि अगर लिगेंड ज्यादा बेसिक है, ठीक है, बेसिसिटी ज्यादा है अगर लिगेंड की, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। व्हाट डज इट मीन कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वो इजीली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे इन कंपैरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है दे विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो कम स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे। गॉट इट? चलिए जी, दूसरा अपन कहेंगे लिगेंड की भी साइज। अगर साइज छोटा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे फ्लोरीन और क्लोरीन लिगेंड की तरह है, तो फ्लोरीन के केस वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा। व्हाई? बिकॉज़ फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज। तो लिगेंड की चाहे साइज हो, चाहे मेटल एटम की साइज हो, अगर साइज स्मॉलर है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट इज चिल्लेट इफेक्ट। चिल्लेट इफेक्ट में मैंने आपको बताया था पहले भी, जब अपन ने बात की थी पहले वाले वीडियो में, जब अपन ने जनरल टर्म्स की थी, कि जहां पे बाइडेंटेट लिगेंड की प्रेजेंस होती है, लाइक इथेन 1,2-डायमीन, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स जो है वो क्या करते हैं, जब कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज रिंग्स आर नोन एज चिल्लेट रिंग्स। इन रिंग्स को अपन क्या बोलते हैं, चिल्लेट रिंग्स बोलते हैं। इस इफेक्ट को अपन चिलेशन बोलते हैं। और जहां पे जिस कॉम्प्लेक्स में ये इफेक्ट होता है, चिल्लेट रिंग्स की प्रेजेंस होती है, चिल्लेटिंग लिगेंड्स होते हैं, चिल्लेट इफेक्ट होता है, वो कॉम्प्लेक्स जो है कंपैरेटिवली क्या होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इस तरह से इन डिफरेंट वेज में अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन दीस 3 मेन स्टेप्स। ठीक है, इसमें आपकी बुक में साइज ऑफ मेटल, साइज ऑफ चार्ज डेंसिटी अलग अलग बताया हुआ है, तो मैंने आपको कंबाइन इसको कर दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसको समझ लें अच्छी तरह से। गॉट इट? चलिए, अब राजस्थान बोर्ड में लास्ट टॉपिक है, सीबीएसई में भी वही है लास्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और यूजेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्या एप्लीकेशंस हैं और उसके यूजेस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। लेकिन सीबीएसई में 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वर्नर्स थ्योरी एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाएंगे, छोटे छोटे हैं तो हो जाएंगे जल्दी, नो प्रॉब्लम। अब एप्लीकेशंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपन ने इतने सारे पढ़ लिए हैं, तो इसका क्या यूज है अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले अपन देखें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। आपने ये टर्म सुनी है, क्लोरोफिल सुना है ना सबने, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। हेमोग्लोबिन सुना है, दिस इज आवर ब्लड इज रेड, व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट इन आवर ब्लड, हेमोग्लोबिन। ठीक है, और विटामिन B12।
सबकी सुनी हुई है टर्म्स। अब क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए ये जो अपने बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी अपन बात करते हैं, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स में, हेमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है अपने ब्लड में, विटामिन B12 अपने सबको पता है विच इज इसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो अपन देखेंगे क्लोरोफिल जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम +2, हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन +2 और विटामिन B12 जो है वो किसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में अपन देखते हैं तो अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स है इस तरह का, डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2, ठीक है। इसका कॉमन नेम है सिस्प्लैटिन। ये कैंसर ट्रीटमेंट में अपन इसको यूज करते हैं, दैट इज इट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। जिसमें यूज किया जाता है इसको, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। एक EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है, EDTA कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो किसमें यूज किया जाता है, लेड पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए। लेड पॉइजनिंग जब हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA जो है वो यूज किया जाता है। तो ये मेडिकल साइंस में इसका यूज हो गया कि लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA यूज किया जाता है। EDTA लिगेंड है, कैल्शियम सेंट्रल मेटल एटम की तरह यूज होता है। सिस्प्लैटिन जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। गॉट इट। इसके नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो सोडियम कॉम्प्लेक्स होता है EDTA का, वो हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटेक्ट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फोटोग्राफी में यूज होते हैं, कैटलिस्ट की तरह भी बहुत जगह यूज होते हैं, मेटलर्जी में यूज होते हैं। अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, वहां पे अपन देखेंगे जब अपन गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अपन इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हेल्प लेते हैं। जैसे सिल्वर मान लीजिए अपने को मिला है इस फॉर्म में, तो पहले अपन इसकी NaCN के साथ में रिएक्शन करा के एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, NaAgCN ट्वाइस, जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में दिया है। अब इस NaAgCN होल ट्वाइस की रिएक्शन अपन करा देते हैं मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स है जिंक से, तो ये बन जाएगा Na2ZnCN4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्योर फॉर्म में Ag अपने को मिल जाएगा। इस मेथड से अपन Ag का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, गोल्ड का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। गोल्ड के केस में आपको Ag की जगह Au लिखना पड़ेगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट दिस मेथड डिटेल इन चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसके अलावा अपन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में जो अपन प्रैक्टिकल्स में करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप में सिल्वर का डिटेक्शन अपने को करना होता है, फिर आयरन, निकल, जिंक, इनको जो अपन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, रेडिकल टेस्ट जब अपन करते हैं तो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो अपन देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का अपनी जो है लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेडिकल साइंस में भी इंपॉर्टेंस है, फोटोग्राफी में भी, कैटलिस्ट की तरह भी ये यूज होते हैं, एक्सट्रैक्शन में भी अपन इसको यूज दे रहे हैं, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी ये यूज होता है। तो दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये आज के दिन आपके सारा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज अपन ने क्या बात की जनरली, सबसे पहले कलर देखा अपन ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। कलर जो है मेन रीजन DD ट्रांजिशन, मेटल एटम पे भी डिपेंड करता है और लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। गॉट इट। मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मेटल एटम और आयन में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, फ्रॉम D1 टू D9। और लिगेंड जो है वो स्प्लिटिंग को डिसाइड करता है कि डेल्टा जो O है वो कितना होगा, तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा। फिर अपन ने बात की स्टेबिलिटी की। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल एटम पे, लिगेंड पे और चिल्ड्रन इफेक्ट पे। और लास्ट अपन ने बात की एप्लीकेशंस की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम और इन एनी टॉपिक देन टॉक टू मी। थैंक यू।